So, good morning, everybody. Myself, Sadanand Sahu, vocational instructor, NSTI Bhubaneswar, Odisha. Welcome to all the participants to today's online class. Today, my topic is statistics. You know what is statistics in this chapter. So, first of all, I want to just give brief idea what is statistics. You see, what is statistics? In our day-to-day life, we come across a lot of situations where we see information in the form of facts, numerical figures, tables, graphs, etc. Those may relate to price of vegetables, temperature of any locality, cricket scores, polling results, and so on. These facts or numerical figures collected for some definite purpose are called data, and extraction of meaning from the data is studied in the branch of mathematics called statistics. So what is statistics? Just मैं आपको आइडिया देता हूँ स्टैटिस्टिक्स क्या है. कोई भी हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे आपको दिया है टेम्परेचर ऑफ एनी लोकेलिटी. हमेशा आप लोग टीवी से देख रहे होगा, न्यूज़पेपर देख रहे होगा, आपका डेली टेम्परेचर शो करता रहेगा. तो जो टेम्परेचर का जो बनता है, जो डाटा कलेक्ट करा जाता है, वो जो टेम्परेचर का डाटा कलेक्ट हो, या हम लोग जो क्रिकेट खेल चल रहा है लाइव देख रहे हैं, क्रिकेट स्कोर का जो डाटा बनता है, तो जो कलेक्ट करते हैं, जो न्यूमेरिकल फिगर्स कलेक्ट होता है फॉर सम डेफिनेट पर्पस, दैट इज कॉल्ड एज डाटा. डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो जो डाटा कलेक्ट करते हैं, वो डाटा में से क्या कहता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मीनिंग फ्रॉम द डाटा. अगर क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें डाटा को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो डाटा को क्या करा जाता है, उसमें से कौन कितना सेंचुरी किया, कौन कितना हाफ सेंचुरी किया, कोई कितना विकेट लिया, कौन कितना कैच ड्रॉप किया, कौन कितना कैच लिया, ये सब कलेक्ट होता है. तो ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मीनिंग फ्रॉम द डाटा is studied in the branch of mathematics that is called as statistics. उसको बुलाते हैं statistics. Just like अगर हम लोग एक लोकेलिटी का दिल्ली का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो डाटा कलेक्ट किया जाता है टेम्परेचर, उसी में से क्या किया जाता है, वो जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसमें हम लोग लास्ट में देखते हैं कौन सा दिन मैक्सिमम टेम्परेचर था, कौन सा दिन मिनिमम टेम्परेचर था, और एक महीना का एवरेज टेम्परेचर क्या है, वो सब जो कलेक्ट होता है, दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स. तो टुडे आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. वो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसी स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देन पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, एंड थर्डली आएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तीन टॉपिक आएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी, then third measure of central tendency. Okay, the first we will see what is frequency distribution table. Frequency distribution table, you see, frequency distribution कैसे किया जाता है. Let's take marks obtained by 50 trainees in a math test for total of 100 marks as given below. 50 ट्रेनिस का मैथ का रिजल्ट दिया गया है, कौन कितना मार्क्स किया, मैक्सिमम मार्क्स था 100. देखो आउट ऑफ 100 फर्स्ट कैंडिडेट्स स्कोर्ड 50 मार्क्स, सेकंड 80, थर्ड 60, सेवंथ फोर्थ 50, 20, ऐसे ही देखिए पूरा टोटल 50 ट्रेनिस, टोटल हाउ मच मार्क्स इंडिविजुअल सिक्योर्ड इज गिवन इन द डाटा. एक डाटा शीट दिया गया, इसमें 50 लड़कों का मार्क्स दिया गया. तो इसमें से हम लोग को क्या 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 निकलना है. फर्स्ट दिया है प्रिपेयर ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ एंड फाइंड द फॉलोइंग. इसमें से क्या क्या फाइंड करना है. नंबर 1, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नीड एक्स्ट्रा क्लासेस.
रिजल्ट को देख के आपको पता करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स नीड एक्स्ट्रा क्लास, हाउ मेनी हैव एन एवरेज परफॉर्मेंस, कितना लड़का का एवरेज परफॉर्मेंस हुआ एग्जाम में, एंड नंबर 3 हाउ मेनी डिड वेल इन द टेस्ट, कितना लड़का एग्जाम में अच्छा रिजल्ट निकाला। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट देखेंगे। देखो वो जो डाटा दिया था इसको मैं अलग तरीके से सेट किया। आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स फर्स्ट 6 ट्रेन, देखो 6 ट्रेन इज ईच गॉट 10 मार्क्स। इसमें से देखिए 10 टू लेके 100 मार्क्स तो सिक्योर किया है, तो 10 मार्क्स सिक्योर किया। हाउ मच ट्रेन इज 6 ट्रेन इज, तो आई हैव रिटन 6 ट्रेन इज ईच गॉट 10 मार्क्स। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या frequency of 10 marks is 6. Frequency of 10 marks is equal to 6 means 6 students secured 10 marks. Again 20 marks देखने से another 6 trainees got 20 marks each. So frequency of 20 marks is also 6. ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 up to 100 marks तक लेंगे। तो second आया frequency of 20 marks is 6. Then frequency of 30 marks, how much? You see from the list, 3 tennis got 30 marks each. So frequency of 30 marks is 3. Similarly, 9 tennis got 40 marks each. So frequency of 40 marks is 9. Similarly, frequency of 50 marks is 7. And frequency of 60 marks is 5. Frequency of 70 marks is 2. Frequency of 80 marks is 6, and frequency of 90 marks is 2. Last frequency of 100 marks is all 4. So total 50 trainees का 50 students का मार्क दिया गया। इसको लेके हम लोग एक frequency distribution table बनाएंगे। देखो this is the frequency distribution table. You can prepare a on group frequency distribution table as follow. This is एक frequency distribution table बनाया। देखो 10 marks, how much students secure 10 marks? 6. So 10 marks number of trainees is 6. That means that is known as frequency. Frequency means how many students secure 10 marks. So frequency of 10 is 6. The frequency of 20 is also 6. Frequency of 30 is 3. Frequency of 40 is 9. And frequency of 50 is 7. 60 is 5. 70 is 2. 80 is 6. 90 is 2, and the frequency of 100 is 4. If you add the total number of frequencies, total number of trains, it will automatically come 5, yes, 50. Okay, तो ये होता है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको देखने से हमको इजीली इसमें से हमको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कितना, हाउ मच स्टूडेंट्स सिक्योर हाउ मच मार्क्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिक्योर हाउ मच मार्क्स, 10 मार्क कितना स्टूडेंट्स आया, 50 मार्क्स कितना स्टूडेंट आया, जो भी डाटा हम लोग चाहेगा तो इसमें से इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो टेबल बनाया दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नीड एक्स्ट्रा क्लासेस यू फाइंड, और हाउ मेनी हैव एन एवरेज परफॉर्मेंस, एंड हाउ मेनी डिड वेल इन द टेस्ट। इसी को मैं बनाया, इधर देखो, let's make groups as per our requirement and prepare group frequency distribution table. Now you see the table, इधर मैं कर दिया, जो मार्क्स आया था क्लास इंटरवल मार्क्स को किया 10 to 30. Let I have taken, if students taken 10 to 30 marks, you can imagine they are poor in classes, so we have need extra class for them. We have to prepare extra class for them. If 10 to 30 need extra class, then how many students need extra class? That is 10, frequency of 10 is 6. Asuchi, frequency of 10 of 6, frequency of 20 is also 6, and frequency of 30 is equal to 3. Then total number of trainees आ गया is equal to 15. Total number of trainees is 15. That means, so how many students need extra classes? That is 15. So 15 students need extra classes. From the distribution table, it is very easy to identify how many students need extra class.
then I have taken 40 to 60 marks. Those students secured 40 to 60 marks. Their performance is average. So how many students have secured, have done average performance? You see 40 marks. 40 marks, how many students secured 40 marks? 40 marks is 9, 50 marks is 7, and 60 marks is 5. So total number of students, that is 21. So out of 50 students, the average performance is 20 students. 20 students have average performance. Okay, from the distribution table, it is very easy to identify. Then well performance. Agar I will take 70 to more than 70 marks secured, 70, 80, 90, and 100. These students' performance is well. Then how many students have done well performance? That is 70 is 2, 80 is 6, 90 is 2, and 100 is 4. So total number of students, that is 14. So you can, so it is easy to identify. Extra class needed. How many students need extra classes? 15. Average performance of students is 21, and well performance is 14. ओके, तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. कोई भी एक डाटा आपको मिल जाएगा, तो डाटा में से हम लोग ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी. ओके, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज द लाइक्लीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग. कोई भी चीज हैपन होता है, बट जो कि अकर होता है, देन उसी का प्रोबेबिलिटी, मतलब हैपनिंग का पॉसिबिलिटी कितना रहता है, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. द प्रोबेबिलिटी इज द लाइक्लीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग. व्हेन समवन टेल्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग, कोई भी चीज कितना बार वो हैपन होने का पॉसिबिलिटी रहता है, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. तो इसका डेफिनेशन देखेंगे. If someone, when someone tells you the probability of something happening, they are telling you how likely that something is. एक चीज कितना बार पॉसिबल होता है अकर होने का. When people, देखो एग्जांपल, when people buy lottery tickets, the probability of winning is usually stated, and sometimes it can be something like 1 by 1 crore और 1 by 1 लाख और 1 by 10 लाख एटसेट्रा. इसका मीनिंग होता है, अगर आप लॉटरी टिकट परचेस करते हैं, तो लॉटरी टिकट का एक अलग अलग सीरीज रहता है. एक सीरीज में तो 1 लॉटरी होगा, तो इसमें तो करोड़ ऑफ टिकट सेल होता है, तो उसी का अलग अलग सीरीज रहता है. एक सीरीज में 1 लाख या 2 लाख ऐसे रहता है. तो जब आप लॉटरी परचेस करते हैं, जो लॉटरी वेंडर रहता है, वो क्या करता है, आपको एक सीरीज का बोलता है, ये सीरीज में आपको 1 या 2 या 5 या 10 विन होने का पॉसिबिलिटी रहता है, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. तो एक सीरीज इसलिए अलग होता है. एक सीरीज का इसमें 1 लाख से लेके कितना भी रह सकता है, 1 लाख रखता है, तो 2 लाख रखता है, 5 लाख, 10 लाख, एक सीरीज रहता है. तो एक सीरीज में एक विनिंग होने का पॉसिबिलिटी रहता है, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. The formula for probability, इधर नीचे लिखा गया, the formula for probability tells you how many choices you have over the number of possibility combinations. ये probability is equal to, probability formula होता है possible choices divided by total number of options. अगर आपको एक टिकट सीरीज में, लॉटरी सीरीज में 1 लाख में से एक लॉटरी निकलने का प्रोबेबिलिटी रहता है, तो इसी का प्रोबेबिलिटी आएगा 1 by 1 लाख, क्योंकि 1 लाख में से एक आएगा. और कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं कैसे कैलकुलेट होता है. कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी. देखो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट, सर थोड़ा इधर आएंगे मिश्रा सर. कैलकुलेट कैसे होता है प्रोबेबिलिटी, जस्ट 1 मिनट आपको बताता हूं. नहीं, इसमें पावर पॉइंट का ये कैसे नहीं आता, नहीं पावर पॉइंट का जैसे वो होता है ना, जिसमें स्लाइड शो होता नहीं, स्लाइड शो किया नहीं. पहले तो इसको आप करिए, ये हटाइए, हमारे उस दिन यही गलती हुई थी. शायद तो हो रहा है स्लाइड शो.
from the current. Thank you. Okay, ठीक है। अब चलो देखिए आपका उधर होता है। तो calculating probability, how probability is calculated? To calculate probability, you need to know how many possible options or outcomes there are and how many right combinations you have. Let's calculate the probability of throwing dice to see how it works. देखो probability का कैसे होता है, एक हम लोग जब लूडो खेलते हैं, लूडो का डाइस रहता है, डाइस कैसा होता है, एक छोटा स्मॉल क्यूब जैसा होता है डाइस, इसमें टोटल एक क्यूब का डाइस का कितना टोटल 6 नंबर ऑफ सरफेसेस रहता है एंड एक एक सरफेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 1 2 3 4 5 6 तक लिखा जाता है। तो हम लोग जब ये जो डाइस को खेलते हैं उसमें से कभी एक निकलता है, कभी 2 निकलता है, कभी 5 निकलता है, कभी 6 निकलता है। तो इसी में से जो 1 to 6 निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, इसमें 6 में से कोई एक निकलेगा, एज इट हैज 6 नंबर ऑफ साइड्स 6 नंबर ऑफ सरफेसेस, तो उस सरफेस में से कोई एक निकलने का है पॉसिबिलिटी, 1 to 6 में से कोई एक निकलेगा। तो इसी का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, दैट इज 1/6। इसीलिए लिखा गया प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/6 बिकॉज इट हैज 6 सरफेसेस 6 पॉसिबिलिटी एंड ये 6 पॉसिबिलिटी में से कोई भी एक निकले। तो इसका प्रोबेबिलिटी आता है 1/6। नेक्स्ट वी नीड टू नो हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव व्हेनेवर यू रोल। जब हम लोग डाइस को रोल करते हैं यू विल गेट वन ऑफ द नंबर्स, 1 to 6 में से कोई 1 नंबर हमको मिलेगा। यू कैन नॉट रोल एंड गेट 2 डिफरेंट नंबर्स विथ 1 डाई। एक ही साथ हमको कभी 2 नंबर मिलेगा नहीं। डाइस जब हम लोग रोल करते हैं इसमें से एक ही साथ 2 नंबर कभी नहीं मिलेगा, कोई भी 1 to 6 में से कोई भी एक नंबर मिलेगा। So our number of choices is how much? Using our formula for probability, we get probability is 1/6. So probability of rolling a dice for your Ludo game is 1/6. So our probability of rolling any of the number is 1/6 and the probability of rolling as 2, अगर 1 निकलेगा तो इसका probability वो 1/6, 2 नंबर निकलने का तो प्रोबेबिलिटी 1/6 और 5 नंबर जो भी आउट ऑफ 6 नंबर्स जो भी नंबर निकलना है उसी का प्रोबेबिलिटी होता है 1/6। ओके, और एक प्रॉब्लम, लेट अस ट्राई अनदर प्रॉब्लम। लेट अस से वी हैव a grab bag of apples and oranges। एक बैग में एप्पल और ऑरेंजेस मिला हुआ है। We want to find out the probability of picking an apple from the bag। अलग अलग 2 बैग में, एक बैग में एप्पल रखा गया और एक बैग में ऑरेंज रखा गया। तो we want to find out the probability of picking an apple from the bag। एक बैग में से अगर कुछ एप्पल रखा गया, उसमें से एक बैग में ओनली एप्पल रखा गया तो उसमें आप जब भी कोई एक निकलेगा तो उसमें से एप्पल ही निकल जाएगा, या ऑरेंज एक बैग में है तो जब भी आप जाएगा तो उसमें से एक ऑरेंज निकल जाएगा। लेकिन जब ऑरेंज और एप्पल दोनों को मिला के एक बैग रखा जाए, अगर एप्पल और ऑरेंज, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, वी आल्सो नीड टू नो द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बैग। One thing we need to know is the number of apples in the bag because that gives us the number of correct choices। इसमें से कितना, अगर कितना एप्पल है वो बैग में से, उसमें से कोई भी एक एप्पल निकलने का पॉसिबिलिटी उसमें से मालूम पड़ेगा। Which is the number of possible choices in the top part of the calculation। We also need to know the total number of fruits in the bag। For this gives us the total number of choices we have or the total number of options in the bottom part of the calculation। because इधर हमको ठीक किया, अगर एक बैग में I have put 10 apples and 20 oranges। एक ही बैग में 10 एप्पल रखा गया और 20 ऑरेंज, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हो गया 30। इसमें 10 एप्पल है और 20 ऑरेंज है, दोनों को मिला गया रखा। So what is our probability of picking an apple? 10 एप्पल और 20 ऑरेंज मिला के एक बैग में रखा गया, उसी में से
हमको अगर चाहेगा तो एक एप्पल निकालने का, तो व्हाट इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एप्पल? वी हैव 10 एप्पल्स, इसमें से अंदर 10 एप्पल है, वन ऑफ विच वी वांट एंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इज 30। 30 में से हमको एक निकालना है, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 10 by 30 बिकॉज आउट ऑफ 30 फ्रूट्स the number of apples is 10. So probability of picking of an apple is equal to 10 by 30, or simply it will become 1 by 3. So probability of picking an apple from the bag is 1 by 3. Is it 10 by 30 or is equal to 1 by 3? So our probability is 1 by 3 for picking an apple. If you compare this with our probability of rolling a number of a die, जब हम लोग जो लूडो का डाई को रोल करते थे, उसमें से प्रोबेबिलिटी था एक नंबर आने का, प्रोबेबिलिटी था 1/6, बट हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज 1/3। तो इधर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम द बैग, इसका प्रोबेबिलिटी इज हायर देन द रोलिंग नंबर ऑन ए डाई। डाई में से एक नंबर रोल करने का प्रोबेबिलिटी था 1/6, बट इसमें से एक एप्पल को निकालने का, फाइंड आउट करने के लिए का जो प्रोबेबिलिटी 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम द बैग इज हायर देन द नंबर टू रोलिंग ए नंबर ऑन ए डाई। It is more likely that we will pick an apple than that we will roll a particular number. तो इसमें से प्रोबेबिलिटी होता है एप्पल निकालने का प्रोबेबिलिटी डाई रोल करने का प्रोबेबिलिटी से मोर है। इन बोथ द केसेस वी कैन लीव द प्रोबेबिलिटी इन फ्रैक्शन फॉर्म और वी कैन इन फ्रैक्शन फॉर्म और वी कैन कन्वर्ट इट टू डेसिमल फ्रैक्शन। अगर पहले था 1/6, डाई का जो प्रोबेबिलिटी 1/6, इसको अगर हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इट विल बिकम 0.17, एंड पिकिंग ऑफ एन एप्पल इसका प्रोबेबिलिटी 1/3। तो इसी को अगर हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में करेंगे तो इट विल बिकम 0.3। ओके, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किया, देन प्रोबेबिलिटी, नाउ मेजर पार्ट आया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन। तो व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? इन स्टैटिस्टिक्स सेंट्रल टेंडेंसी इज ए सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू फॉर ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट मे आल्सो बी कॉल्ड एज सेंटर और लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग जब एक डाटा प्रिपेयर करते हैं, उसी डाटा में से हम लोग स्पेसिफिक वैल्यूज निकालते हैं, टिपिकल वैल्यूज निकालते हैं, तो इसी को दैट इज नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या क्या है टिपिकल वैल्यूज? द थ्री मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का तीन होता है, मीन, मोड, मीडियन एंड मोड। लास्ट में और एक है दैट इज नोन एज रेंज। तो इसमें से हम लोग पढ़ेंगे आज टोटल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। बट मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीन होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेंट्रल टेंडेंसी। बट इसमें और एक है दैट इज नोन एज रेंज। तो आज का हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन, what is mode and what is range। तो स्टार्ट मीन के बारे में देखेंगे, मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। देखो मीन को देखने से पहले मैं जस्ट कुछ एग्जांपल देना चाहता है। ये कुछ नंबर्स है, दीज आर द साइंस टेस्ट स्कोर्स ऑफ ए स्टूडेंट आउट ऑफ 100। एक स्टूडेंट का 100 में से देखो 9 times he has appeared in an exam, science exam, and in 9 times how much marks he secured each time is given. First time he has secured 86, then 97, second time 97, third 84, then fourth 73, fifth 63,
6th 88, 97, 100 and 95. टोटल 9 टाइम्स एग्जाम अपियर किया था एंड 9 टाइम्स ये ऐसा ऐसा मार्क्स सिक्योर किया. नेक्स्ट देखो, व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट द नंबर्स. ये नंबर्स को देखने से आपको क्या मालूम होता है. एक बार 86 देखो, जो 9 टाइम्स एग्जाम अपियर किया, 9 टाइम्स में हर टाइम वो सेम मार्क्स सिक्योर किया नहीं. कभी 86 किया, कभी 97, कभी 84. तो इसमें से हम लोग लिख सकते हैं सबसे लिस्ट मार्क कौन सा है. सबसे लिस्ट मार्क होता है 63. तो ये भी वन टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है. सबसे हाईएस्ट मार्क आया 100. ये भी एक वन टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो हमको चाहिए फर्स्ट व्हाट इज मीन. देखो इसमें से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीन एंड हाउ डू वी फाइंड इट. मीन क्या है. The mean is the numerical average of observation of a data set. ये जो 9 टाइम्स एग्जाम में देखा है ना, तो एक डाटा सेट है, तो डाटा सेट में से मीन इज द न्यूमेरिकल एवरेज. दैट इज द एवरेज. जितना डाटा कलेक्ट किया गया वो डाटा का एवरेज लेगा, तो दैट एवरेज विल बी द मीन ऑफ द डाटा सेट. एंड मीन इज फाउंड. कैसे फाउंड करेगा. अगर 9 टाइम्स एग्जाम अपियर किया तो 9 टाइम्स पूरा मार्क्स जो 9 टाइम्स एग्जाम अपियर 9 मार्क्स सब ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे, तो वो आ जाएगा एवरेज मार्क. तो द मीन इज फाउंड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज इन द सेट, देन डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज. या इधर अरिथमेटिकल दिया, मीन इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अभी जो आपका एग्जांपल देखा था, इधर सम ऑब्जर्वेशन 9 टाइम्स एग्जाम में फिर क्या कितना कितना मार्क किया सबको ऐड कर देगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9. तो डिवाइड बाय 9 कर देने से यू विल गेट द मीन. और अरिथमेटिक लाइब्रेरी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन. सिग्मा एक्स मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्स इज नंबर इन वन ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स अगर 9 टाइम्स एग्जाम में फिर किया एंड 9 ऑब्जर्वेशन मिला, तो इधर आएगा एक्स. पहला जो मैथ्स आया इस विल बी x1, दूसरा x2, x3, x4, ऐसे जितना भी आएगा दैट इज नोन एज सम ऑफ सिग्मा एक्स. तो मीन आएगा सिग्मा एक्स बाई 9 या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इफ यू कैलकुलेट द 9 times marks secured by the candidate, then you see, let's find mean साइंस टेस्ट स्कोर. जो 9 बार एग्जाम 9 बार एग्जाम अपियर किया था एंड मार्क्स सिक्योर किया था, इसका मीन कैसे फाइंड आउट किया. देखो फर्स्ट टाइम 97 आया था, इसके बाद 84, 88, 100, 95, 63, 73, 86 एंड 97. तो टोटल ऐड कर देने से हाउ मच एड और द वैल्यूज, ये कितना आ गया 783. देन डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज. नंबर ऑफ वैल्यूज इज 9, डिवाइड कर दो 783 divided by 9, that is equal to the mean is 87. If we divide 783 by 9, then its value will become 87. So the mean is 87. The mean of that data set is 87. Okay. Then the mean of अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अगर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसे हम लोग पहले बनाए थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सिमिलरली एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रहेगा, इसी का मीन कैसे फाइंड कर. मीन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इफ द ऑब्जर्वेशंस आर x1, x2, x3, x4, जैसे कोई भी ऑब्जर्वेशन आएगा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज नोन एज x1, सेकंड इज x2, x3 ऐसे रहेगा, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर f1, f2, f3 ऐसे रहेगा. अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, अगर x1 एक नंबर दैट हैपेंस 5 टाइम्स, तो पहला ऑब्जर्वेशन आएगा x1 एंड इसी का फ्रीक्वेंसी f1 विल बी इक्वल टू 5. तो ऐसे अगर ऑब्जर्वेशन रहेगा x1, x2, x3, x4 एटसेट्रा, एंड corresponding frequencies रहेगा f1, f2, f3 etc. Then the mean of that on group frequency distribution x is given by, इधर देखो फॉर्मूला दिया है, x is equal to f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 and so on divided by f1 plus f2 plus f3 etc. f1 x1 क्या है, f1 फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट x1 का फ्रीक्वेंसी into x1
F1 X1 frequency F1 and observation X1, frequency second frequency F2 and second observation X2, and plus third frequency F3 and third observation X3. ऐसे F1 X1 plus F2 X2 plus F3 X3 plus 8 Fn Xn तक जाएगा, divided by F1 F2 F3 ऐसे जाएगा number of observations. Okay, or it is arithmetically you can let sigma fx by sigma f. Sigma fx that is frequency into observation का total करेगा, divide by number of frequencies add करेगा. Okay, इसका एक example आपको बताता हूँ. Weight, देखो example लेके, weight of 40 trainees in a class are given in the following distribution table. Find their mean weight. Weight of 40 trainees in a class, एक class का 40 ट्रेनी का इसका weight एक frequency distribution table बना के दिया है. आज देखिए weight of each trainee in kilogram दिया, that is taken as x. तो 30 kg, 32 kg, 33, 35, 37, 41 ऐसे सब weights है. तो 30 kg weight कितना student का है? Number of trainees या frequency is 5. That means in the class out of 40 trainees, 5 trainees has the weight of 30 kg, 9 trainees have the weight of 32 kg, 15 trainees have the weight of 33 kg, 6 trainees have 35 kg, 3 trainees have 37 kg and 2 trainees have weight 41 kg. तो इसी का ये जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया, इसमें से we have to find out mean. तो कैसे किया है? Mean weight of the trainees, इसमें टोटल ग्रुप्स बनाया कितना 1 2 3 4 5 and 6. तो इधर देखा मीन वेट ऑफ द ट्रेनिस क्या आएगा, दैट इज F1 X1. X1 इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड F1 होता है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, F2 X2 सेकंड ऑब्जर्वेशन सेकंड फ्रीक्वेंसी एंड F3 X3 सिमिलरली थर्ड फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन. तो ऐसे F1 इज इक्वल हाउ मच, F1 इज 5 एंड X1 इज 30. F2 is 9 and X2 is 32 and F3 is 15 and X3 is 33. So similarly just we can calculate F1 X1 5 into 30 plus F2 X2 9 into 32 plus F3 X3 15 into 33 plus similar 6 into 35 plus 3 into 37 again plus 2 into 41 divided by number of frequencies F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5. So F1 is equal to 5 plus F2 9, F3 15, F4 6, F5 3 and F6 is 2. So total number of frequencies it will automatically become how much, 40. So either 155 into 30 150, then 9 into 32 288, then 495 plus 210 plus 210 plus 111 plus 82. 80 total आता है, that is equal to 1336. Then number of frequencies is 40, so 1336 divided by 40, that is equal to 33.40. The mean of that group data table, group distribution table, the mean weight of the 40 trainees is equal to 33.40. The mean of 40 data is equal to 33.40. Yeah, mean weight of the trainees 40 trainees is 33.40. So yes sir, this is the according to your, if frequency distribution table will given, then we have to calculate by this. And अगर आपका frequency distribution table नहीं देगा, individual दिया है, तो number of observations divided by number of by frequency, total number of frequency, then you automatically get the value of mean. Okay, then comes to your median. What is median and how we have to find the median? Median क्या है? The median is the number that is in the middle of a data set. कोई भी डाटा सेट का नंबर ऑफ डाटा रहेगा, तो वो डाटा में से सबका मिडिल पोजीशन में जो डाटा रहता है, दैट इज नोन एज मीडियन. अगर एक डाटा को इधर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, देन इसमें से ठीक मिडिल में जो डाटा रहेगा, दैट इज नोन एज मीडियन.
तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक डाटा शीट दिया गया, देन अरेंज द नंबर्स इन द सेट इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे, देन फाइंड द नंबर दैट इज इन द मिडिल। अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजा देने के बाद ठीक इसका मिडिल पोर्शन में, मिडिल पोजीशन में जो डाटा रहेगा, दैट डाटा इज नोन एज द मीडियन। ओके, इट इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई, फाइंड द मीडियन। कोई भी एक डाटा शीट रहा, यू जस्ट यू सेट इट इन असेंडिंग ऑर्डर and you find out which one is in the middle. That data is known as your median. Okay, so only you have to just एक data set रहेगा, so just you arrange that data in ascending order, then you in the middle for that middle portion the data is known as its median. एक डाटा सेट दिया गया, देखिए जो 9 मार्क्स सिक्योर किया था एक लड़का, 9 टाइम्स एग्जाम में मार्क्स सिक्योर किया था, इसको अरेंज द वैल्यूज फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। वो डाटा को क्या किया, वो असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। पहले सबसे लीस्ट था 63, देन 73, 84, 86, 88, 95, 97, 97 एंड 100 ऐसे सजा दिया। इसमें से टोटल नंबर हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 नंबर ऑफ डाटा से। देन इसमें फाइंड द नंबर दैट इज इन द मिडिल। ये जो 9 डाटा में से सबसे मिडिल पोर्शन में जो डाटा रहा, दैट इज द मीडियन। कौन सा डाटा रहा मिडिल पोर्शन में, इधर यू सी 88। तो 88, सो हियर द मीडियन इज हाउ मच, मीडियन इज 88 बिकॉज द मिडिल पोर्शन में रहा जो डाटा, दैट इज द मीडियन। एंड इस क्या होता है, हाफ द नंबर्स आर लेस देन द मीडियन। ये डाटा को देखेगा तो इसमें से बैक पीछे जाइए, पीछे रहा आधा डाटा रहा 4, 86, 84, 73, 63 पीछे रहा, और वो मीडियन का आगे रहा 95, 97, 97 एंड 104 डाटा। तो हाफ द नंबर्स आर लेस देन द मीडियन एंड हाफ द नंबर्स आर ग्रेटर देन द मीडियन। अगर डाटा सेट को देखेंगे तो मीडियन को छोड़ देने से बाकी आधा रहता है लेस देन द मीडियन, मीडियन से उसका वैल्यू आधा कम रहता है, एंड another half डाटा जिसका वैल्यूज मीडियन से ज्यादा रहता है। तो इधर 4 डाटास आर लेस देन द मीडियन, that datas are 63, 73, 84 and 86, and 4 datas are above the median, that is 95, 97, 97 and 100. Okay, तो इधर टोटल नंबर ऑफ डाटा जो डाटा शीट रहा, इसमें से टोटल नंबर ऑफ डाटास इज 9, so the fifth one is at middle position. But if the total number of, ये देखो number of data is 9, that means number of data is a odd number. But if number of data is an even number, then what happens? अगर 9 डाटा के बदले हम लोग इधर 10 डाटा रहेगा, तो इसी का मीडियन कैसे फाइंड आउट करना, जस्ट यूसी इधर दिया है। मीडियन का मीनिंग क्या होता है, मीडियन का मीनिंग होता है साउंड्स लाइक मीडियम, मीडियन या मीडियम। दैट का मीडियम का मीनिंग होता है थिंक मिडिल व्हेन यू हियर ए मीडियन। इधर दिया है एक एग्जांपल, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। 3 डाटा दिया है, एक डाटा स्मॉल, देन सेकंड मीडियम एंड थर्ड इज लार्ज। दो इज द मीडियम, दैट इज नोन एज मीडियन। देखिए इधर दिया है, हाउ डू वी फाइंड द मीडियन व्हेन 2 numbers are in the middle point. Just I have told if the number of data is an even number. जो पहला एग्जांपल दिया उसमें टोटल नंबर ऑफ डाटा was 9, so out of 9 that fifth one is at the middle point and the data in 5th position is the median. But if the number of data are 10 is even number, then what will happen, then क्या होगा, इसमें से 2 नंबर आएगा इसका मीडियम, 2 नंबर आएगा मीडियम में। तो इसमें से मीडियन कैसे फाइंड होगा, एड द 2 नंबर्स, जो 2 मीडियम रहेगा, अगर टोटल डाटा 10 रहेगा, नंबर ऑफ डाटा 10 रहेगा, तो आपका बाएं की तरफ 4 छोड़ देंगे, दाहिने तरफ 4 छोड़ देने से बीच में रहेगा 2 नंबर्स। तो वो 2 नंबर का एवरेज नहीं जाएगा, तो दैट विल बी द मीडियन ऑफ द डाटा शीट। So add the 2 numbers,
then divide it by 2, ये दोनों को ऐड कर देगा, डिवाइड बाय 2 कर देने से you will get the median। देखिए एक एग्जांपल दिया है, एवरेज वैल्यूज फ्रॉम लिस्ट, देखिए इधर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 डाटा गिवन, इधर डाटा गिवन, टोटल नंबर ऑफ डाटा इज 8 63 73 84 88 95 97 97 एंड 100, टोटल 8 डाटा दिया है। देन इसमें से क्या आएगा, देयर आर 2 नंबर्स इन द मिडिल, इसमें से 2 रहेगा मिडिल में, कौन कौन 2 रहेगा, 88 एंड 95, 88 एंड 95 ये दोनों रह गया मिडिल में, वो मिडिल का लेफ्ट साइड में रहा टोटल 3 नंबर्स डाटा से रहा, एंड राइट साइड में रहा another 3 numbers of data। then here what will be the median, तो 2 नंबर्स रहा, फर्स्ट वन इज 85 प्लस सेकंड वन इज 95, टोटल आया 183, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, देन द मीडियन कितना आएगा 183 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 91.5। सो ये जो डाटा सेट रहा, ये डाटा सेट का मीडियन क्या रहा 91.5। ओके, तो अगर ऑड नंबर ऑफ एक डाटा शीट का नंबर ऑफ बाय इसका फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक ऑड नंबर रहेगा, so it is very easy to find out the median, the middle data of middle one is median, but if there are even number of data, then you take the data of 2 middles and take average of these 2, then that will be the median। so either total number of data was 8, so there are 2 medians and the average area, that median is 91.5। okay, then comes to your mode, what is mode and how do we find out the mode? What is mode? The mode is the piece of data that occurs more frequently in the data set। अगर कोई भी एक डाटा सेट में से कोई भी एक डाटा more frequently माने more than once occurs, then that data is known as mode। अगर कोई डाटा more than once occurs होता है, then that data is known as mode। एक डाटा सेट दिया गया, उसमें से एक डाटा, कोई डाटा 2 बार है, कोई डाटा 3 बार है, कोई डाटा 1 बार भी है, तो सबसे एक डाटा जो सबसे ज्यादा टाइम रहता है, that is known as that data is known as your mode। and a set of data can have, क्या क्या दिया है, a set of data can have one mode, किसी का एक one mode रह सकता है, और किसी का एक में से 2 3 4 भी मोड रह सकता है, more than one मोड रह सकता है, एंड किसी किसी डाटा का no मोड, कोई भी मोड नहीं होता नहीं। some data has one mode, some data more than one mode, and some data set has no mode also। That's why we will identify कौन सा डाटा का एक ही मोड रहता है, कौन सा डाटा का मोर देन वन मोड रहता है, और कौन डाटा शीट का मोड कुछ भी नहीं रहता। देखो यार total 9 numbers of data here given, values from least to greatest makes it easier to find the mode। इधर देखो डाटा सेट को from the least to highest सजा दिया गया है। फर्स्ट वन इज 63, सेकंड 73, 84, 86, 88, 95, 97, 97 एंड 100। इसमें से 63 जो फर्स्ट नंबर दिया 63, ये डाटा शीट में 63 ओनली वंस है, ओनली एक से 63 का ओनली वंस है, 73 भी वंस है, 84 भी वंस है, 86 भी एक ही बार है, बट 97 यू सी 97 हाउ मच, 97 दो बार है। तो कोई डाटा अगर देखिए 97 2 बार है, तो यू कैन से द मोड हियर, मोड इज 97। द वैल्यू ऑफ 97 appears twice in the data sheet and all other numbers appear just once। ये देखिए 97 ऐसा डाटा है जो 2 बार इसमें रिफ्लेक्ट किया गया है, and other numbers, other data only just one time। so here mode is 97, क्योंकि 97 2 बार अपीयर किया गया है, तो मोड इज 97। अगर 97 एक ही बार रहता था, ऑल डाटा
जस्ट लाइक अदर डाटा, अगर 97 भी एक बार रहेगा तो यू कैन से ये जो डाटा शीट में इट हैज नो मोड, इसमें कोई भी मोड नहीं है। मोड के बारे में ये हिंट फॉर रिमेम्बरिंग द मोड, मोड को याद रखने का क्या हिंट है? द फर्स्ट टू लेटर्स गिव यू ए हिंट, MODE मींस एम, जो फर्स्ट टू लेटर्स रहा M एंड O, इसका वैल्यू आता है मोस्ट ऑफन। दैट मींस जो डाटा मोस्ट ऑफन ऑकर्स करता है दैट इज द मोड। तो मोड इज इक्वल टू मोस्ट ऑफन हैपेंस। तो एक डाटा शीट में जो डाटा मोस्ट ऑफन यूज होता है, व्यू होता है, दैट डाटा इज नोन एज मोड। ओके, अभी कुछ डाटा सेट देखा, व्हिच दिया गया, व्हिच सेट ऑफ डाटा हैज वन मोड। ये जो तीन A B C तीन डाटा सेट दिया गया, इसमें से व्हिच डाटा सेट हैज वन मोड। अभी देखिए इधर पहला डाटा सेट में दिया एक डाटा 9 है, इसके बाद 11 है, 16 है, 6, 7, 17, 18। इसमें से देखो टोटल 3 and 3 7 डाटा दिया गया है। इस 7 डाटा में से कोई भी डाटा रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी डाटा मोर देन वंस नहीं है। तो अभी इसमें क्या होगा, ये डाटा में कोई भी मोड नहीं है, ये डाटा का हैज नो मोड, इसमें कोई भी डाटा का मोड नहीं है। इन सेकंड बी देखिए, बी में भी 18, 7, 10, 7 and 18 टोटल 5 डाटा दिया गया है। 5 डाटा में से 18 कितना बार दिया गया है? 18 इज गिवन 2 times and 7 is also given 2 times। इसमें 18 and 17 दोनों का मोड होता है 2 हो गया, तो इसमें 2 मोड रह गया। 18 2 बार आया, 7 2 बार आया। जैसे हम लोग बताया था, कोई भी डाटा शीट में कोई भी हैव नो मोड कभी कभी आएगा, कभी कभी रहेगा मोर देन वन मोड, कभी कभी रहेगा ओनली वन मोड। तो इधर क्वेश्चन दिया है व्हिच सेट ऑफ डाटा हैज ओनली वन मोड। इसमें से 2 मोड आ गया। डाटा जो बी दिया है, बी में मोड्स 2 आ गया, बिकॉज 18 2 बार 2 टाइम्स है एंड 7 आल्सो 2 टाइम्स, so मोड इज 2 आ गया। एंड बट यू सी द डाटा सेट नंबर सी, इसमें देखिए 9, 11, 16, 8 एंड 16 टोटल 5 नंबर से डाटा से, लेकिन इसमें से 16 ओनली 16 2 टाइप्स है, तो 16 2 बार है, तो इसी का इसमें कितना मोड आएगा? 1 मोड आएगा। तो व्हिच सेट ऑफ डाटा हैज 1 मोड, ये तीनों में से कौन सा ठीक होगा? दैट विल बी सी, बिकॉज इन सी डाटा सेट हैज ओनली 1 मोड, बट बी हैज 2 मोड्स and A has no mode. Data set A has no mode, data set B has 2 modes and data set C has only 1 mode. तो इसमें से मोड कौन सा आएगा? 16। जो डाटा सेट का वैल्यू रहेगा, जिसका मोस्ट ऑफन मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurs, that is the data, that is the mode. So here in C mode is how much? 16. Okay, then number 2 example is, अभी फिर अगेन सेम 3 डाटा दिया गया, व्हिच सेट ऑफ डाटा हैज नो मोड। ये तीनों में से मैं बताया था कौन सा डाटा में मोड नहीं है। ए में देखिए 9, 11, 16, 6, 7, 17, 8, दैट मींस ये डाटा सेट में सब डाटा ओनली एक बार ही ऑकर किया गया। 9, 11, 16, 6, 7 कोई भी डाटा रिपीट हुआ नहीं है, तो यू कैन से 9, ये जो पहला डाटा सेट ए हैज नो मोड। देखिए डाटा सेट हैज नो मोड, बट डाटा सेट बी हैज 2 मोड्स, 18 and 7, डाटा सेट 2 हैज 2 मोड्स, एंड डाटा सेट 3 सी में से क्या है? 13, 12, 12, 11 and 12। इसमें से 12 occurs 3 times, तो इधर here there is 1 mode, that is your 12। So data set C has 1 mode, data set B has 2 modes and data set has A has no mode। Okay Sir, it's 12:10. just extra और just 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं only just wait 2 minutes, just 2 minutes। I have just done only some examples I have taken, and then another example, which set of data has more than 1 mode।
इसमें तक सेम थिंग डाटा दिया है, इसमें से which data set has more than one mode. You see data set A 9, 11, 16, 8 and 16. इसमें से 9 एक बार occur किया है, 11 once, but 16 has occurred twice. So here the mode is 16, and you see here mode has 16. That means only one mode है, इसमें से that mode is 16. You just take. But ये हाँ नंबर 1 में आ गया only one है mode, बंद हो गया. एंड बी है, देखिए बी 9, 11, 16, 6, 7, 17 एंड 18. इसमें से देखिए कोई भी डाटा मोर देन वंस नहीं, दैट मींस इट हैज नो मोड. बट यू सी सी सेट में इसमें 18, 7, 10, 7 एंड 18 दो बार अकर हुआ है एंड 7 भी दो बार अकर हुआ है. तो इसीलिए दो मोड्स आ गया, वन मोड इज 18 एंड अनदर मोड इज 7. तो ओनली डाटा सेट सी हैज 2 modes, that means more than one mode. Okay, तो पहला एग्जांपल दिया आपको no mode, second one mode and third more than one mode. Okay, then just to, what is range, last में आ गया. Range is very simple. What is range? The range is the difference between the lowest and highest value. एक डाटा सेट का लोएस्ट वैल्यू रहेगा एंड हाईएस्ट वैल्यू रहेगा, ये दोनों के अंदर डिफरेंस आएगा, दैट इज द रेंज. दैट इज लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर विल बी इक्वल रेंज. देखो एक डाटा सेट दिया है, इसी को डाटा सेट को जस्ट वी हैव अरेंज डाटा सेट फ्रॉम लीस्ट टू हाईएस्ट. लीस्ट इज 63, देन 73 एंड हाईएस्ट इज 97. तो इसका रेंज क्या आएगा? हाईएस्ट इज 97 माइनस हाईएस्ट इज 97 एंड लीस्ट इज 63. तो 97 minus 63 is equal to 34. तो here ये डाटा सेट का जो रेंज आता है, रेंज इज 34. तो 34 इज द रेंज और स्प्रेड ऑफ दिस सेट ऑफ. ठीक, देन एग्जांपल दिया, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा. ये डाटा सेट का देखिए, इसमें रेंज कितना आएगा? ये तो टोटल 7 नंबर डाटा दिया है. जस्ट डाटा को हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, 40 असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया. तो इसमें लीस्ट आया 48 एंड हाईएस्ट इज 93. तो 93 देखो 48 इज लीस्ट, 99 इज द हाईएस्ट, देन द रेंज इज इक्वल 99 माइनस 48 इज इक्वल 51. तो ये डाटा सेट का जो रेंज आया 51. सिमिलरली अनदर डाटा दिया, इसका भी रेंज आया 70, और एक दिया इसका रेंज आया 364. तो ऐसे ही. तो अभी जस्ट समरी देता दो, मीन मोड एंड मीडियन में क्या क्या सिमिलरिटी. देखो मीन क्या है, दिस वन इज द रिक्वायर्स मोर वर्क देन अदर्स. मीन जस्ट आएगा मिडिल में से, इसमें से आपको पता चलेगा किसका कम है किसी का ज्यादा है और कौन ज्यादा मेहनत करना है, डाटा सेट में फाइंड आउट करेंगे. देन सेकंड मीडियन. मीडियन क्या होता है? राइट इन द मिडिल. एक डाटा सेट का जस्ट मिडिल में जो रहता है दैट इज द मीडियन, राइट इन द मिडिल. एंड मोड इज द, दिस वन इज द इजीएस्ट टू फाइंड. जस्ट लुक, ढूंढने से आपको देखने से मिल जाएगा जो कौन सा डाटा मोर ऑफन अकर होता है, दैट इज द मोड. देन एग्जांपल दिया है कि जस्ट लास्ट है, मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करें. एक डाटा सेट का 9, 10, 10, 13 एंड 13 ऐसे 5 डाटा, एक डाटा सेट में 5 दिया है. इसमें से मीन कौन सा है, क्या है, मीडियन क्या है एंड मोड. तो टोटल नंबर ऑफ डाटा इज 5. तो मीन क्या आएगा? टोटल डाटा सेट को ऐड कर देना है, 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 5 करने से आ जाएगा मीन. तो इधर आता है टोटल 5 को डाटा को ऐड करने से कितना आएगा? 13 प्लस 13 26, 26 प्लस 10 10 20 46, 46 प्लस 9 इज इक्वल 55. तो मीन आएगा 55 बाई 5 इज इक्वल टू 11. तो यहाँ पे आएगा मीन इज 11. एंड मीडियन, मीडियन जस्ट यू सी द डाटा सेट, इसमें सबसे मिडिल पोजीशन में कौन है? मिडिल पोजीशन में है 10. तो इसका मीडियन विल बी 10. मीन इज 11 एंड मीडियन इज 10. एंड मोड, ये डाटा शीट में से मोड देखिए, मोड कौन सा आएगा? इज 9 डाटा है, एक बार अकर किया है, 10 occurs 2 times and 13 also occurs 2 times. So it has 2 modes, one is 10 and other is 13. तो क्या क्या रिजल्ट आया? मीन here, मीन is 11, median is 10 and mode is 10 and 13, 2 modes.
Okay, similarly another example, 2-3 example दिया है, just not necessary. Okay. Okay, this is all about your chapter statistics. I think you have learned well, and it is very essential. This chapter is very essential for the trainees of CITS, because in their subject of calculation there is also this topic statistics. इसमें से आ गया आपको probability, then आ गया आपको measure of central tendency, और कुछ टॉपिक्स भी है. In the next class I will ज़्यादा डिस्कशन करेंगे. Okay, so last of all I want to say thanks to Nimi Chennai for giving me such a platform, and also thanks to all